गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द वीडियो एकेडमी। वी आर लर्निंग विद सक्सेस। आई होप दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने काफी टॉपिक को कवर करा दिया है। पिछले लेक्चर में हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझा था। रिस्पायरेटरी सिस्टम है क्या, उसका हमारे लाइफ में क्या पर्पस है, क्या फंक्शन है, वो हमारे लिए जरूरी, हमारे लिए उपयोगी कितना हो सकता है, वो सारे चीजों को हमने आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम इस टर्मिनोलॉजी के बारे में समझेंगे जो पीछे व्हाइट बोर्ड पे मैंने दे रखा है, और इसके अलावा कुछ और चीजें हम रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में जानेंगे। तो दोस्तों समय बर्बाद न करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं। पहला टॉपिक है, पहला जो टर्मिनोलॉजी है जिसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? उम्मीद करिए दोस्तों मेरी बातों को ध्यान देना दोस्तों। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? नॉर्मल जो होता है एटमॉस्फियर में क्या होती है, गैस होती है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और भी सारे गैसेस होती हैं। और उसको हम क्या करते हैं, नाक के माध्यम से अपने लंग में यानी फेफड़े में लेते हैं। तो नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं, ध्यान से देखना, नॉर्मल मैंने सांस लिया और सांस छोड़ा, तो कितना एयर, मिक्स एयर हमारे लंग में गया और कितना मिक्स एयर हमारे लंग से बाहर आया। तो इसका जो अमाउंट होता है, मात्रा होता है एयर का, उसी को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, यानी amount of air which is enter in our lung and outside from our lung, यानी हमारे लंग में जो एंटर करता है, प्रवेश करता है हवा की मात्रा, और जो वही हवा की मात्रा हम जब सांस लेते हैं बाहर निकलता है। तो जो अमाउंट होता है उसी को, जो वॉल्यूम होता है उसी को क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल कंडीशन में एक बात का मेरे ध्यान देना, ये सारा कंडीशन क्या है, नॉर्मल है, यानी नॉर्मल कंडीशन में हम सांस ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेशन, ध्यान से देखना, शब्दों में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। इंस्पायरेशन का हमने बताया था सांस अंदर की तरफ लेना। इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, जब हम टाइडल क्या करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, यानी जो नॉर्मल क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, उससे और ज्यादा हम एयर, जितना हमारी कैपेसिटी है उतना हम ले ले, यानी डीप ब्रीदिंग, तो हमारा लंग क्या होता है, फूल जाता है। तो वो अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर जो हम ज्यादातर ले सकते हैं, वो क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन रिजर्व रेशियो वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है? यानी जो नॉर्मल हम सांस लेते हैं जितना अमाउंट में, उससे बहुत ज्यादा जब डीप ब्रीदिंग करते हैं या बहुत ज्यादा सांस अंदर की तरफ ले लेते हैं। जब आप स्विमिंग करने जाते हैं, तैरने जाते हैं, तो तैरने से पहले आप बहुत लंबी गहरी सांस ले लेते हैं अपने लंग में। ठीक है? तो जितना ज्यादा कैपेसिटी होती है उतना ज्यादा कैपेसिटी की आप एयर को ले लेते हैं अपने लंग के अंदर। तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी वही जो होती है, वही क्या कहलाती है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम कहलाती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अगला पॉइंट है एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान देना, यह उल्टा होता है किसका, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम का। होता क्या है, जब हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं तो उस कंडीशन में जो हवा हम बाहर निकालते हैं, एयर को जो बाहर निकालते हैं, उसके अलावा भी हम चाहे तो कुछ एयर को बाहर निकाल सकते हैं। यानी नॉर्मल जो एयर हम बाहर निकालते हैं उससे ज्यादा भी हम एयर को बाहर निकाल सकते हैं अपने लंग यानी फेफड़े से। तो वो अमाउंट जो नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद हम एयर को बाहर निकालते हैं, वो क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। तो इंस्पायरेशन को आपने समझ लिया, एक्सपायरेशन को आपने समझ लिया। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस के अलावा और जो अमाउंट में हम ऑक्सीजन या फिर एयर अपने लंग के अंदर लेते हैं, वो क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है।
वही दूसरी तरफ जो हम गैस बाहर निकालते हैं अपने नाक के माध्यम से, उसके अलावा और भी जो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर अपने लंग से, उसको क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है दोस्तों रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, जिसे शॉर्ट में आरवी कहते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम हवा की, एयर की वह मात्रा होती है हमारे लंग के अंदर, जैसे हम सारा एयर निकाल दिए, फिर भी हमारे लंग के अंदर कुछ मात्रा में एयर बचा रह जाता है। उसी अमाउंट को, उसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। उससे ज्यादा हम निकाल ही नहीं सकते। उससे ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते? उससे ज्यादा हम एयर को नहीं निकाल सकते। तो बचा हुआ रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम होता है एयर का हमारे लंग में, उसी को कहते हैं आरवी। क्लियर हो गया? अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। हमारे जो लंग है यानी फेफड़ा है, उसकी भी एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है। तो उस क्षमता के आधार पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है चीजों को। पहला होता है आईसी। आईसी मतलब इंस्पायरेशन कैपेसिटी। क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन कैपेसिटी। नॉर्मल जो हम सांस लेते हैं, उसके अलावा नॉर्मल सांस लेना को हम क्या कहते हैं? टीवी कहते हैं या टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है? उसके अलावा जब हम एक्स्ट्रा एयर अपने अंदर ले लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आईसी कहते हैं। इसका मतलब इंस्पायरेशन कैपेसिटी। इसमें टीवी यानी नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी जुड़ जाएगी, और प्लस आईआरवी यानी इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम जुड़ जाता है। किसमें? टीवी में टीवी में क्या जुड़ जाएगा? आईआरवी जुड़ जाएगा। क्लियर होगा? यानी हम जो नॉर्मल सांस लेते हैं और सांस, एक्स्ट्रा सांस लेने के बाद जो हमारी लंग की कैपेसिटी हो जाती है फूल करके, उसको क्या कहते हैं? आईसी कहते हैं, इंस्पायरेशन कैपेसिटी कहते हैं। इसके बाद है एफआरसी यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये क्या होता है? जैसे हमारे लंग में जो हम एयर को बाहर निकाल देते हैं, नॉर्मल जो ब्रीदिंग करते हैं, उससे ज्यादा हम जब एयर को बाहर निकाल देते हैं, तो वो अमाउंट और प्लस जो हमारे लंग में जो शेष अमाउंट बचा रह गया है, यानी रेसिडुअल वॉल्यूम जो बचा रह जाता है, जिसे हम निकाल नहीं सकते अपने लंग से, वो उनका जो योग होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एफआरसी बोलते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसमें क्या होता है? ईआरवी। ईआरवी मतलब क्या? एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम और प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम जुड़ जाता है। तो इन सारी चीजों को क्या कहते हैं? एफआरसी कहते हैं। यह एक प्रकार की कैपेसिटी होती है लंग की। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी यानी वो कितना फूल सकता है, कितना सिकुड़ सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है और रिलैक्सेशन कितना होता है, उन सारी चीजों का योग क्या हो जाता है? टोटल लंग कैपेसिटी हो जाता है। इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग भी आ जाएगा, इंस्पायरेशन के दौरान कितना एयर ले सकते हैं उसकी कैपेसिटी हो गया, फिर इसके बाद हम पूरा एयर निकालने के बाद अपने लंग से कितना बच जाता है वो अमाउंट हो गया, फिर पूरा एयर निकालने के बाद हमारे लंग में कितना बचा रह गया जिसे हम निकाल नहीं सकते, रेसिडुअल वॉल्यूम, वो सारे जब जुड़ जाते हैं तो टोटल लंग की कैपेसिटी निकल जाती है। अब अगला पॉइंट हम जान लेते हैं डाल्टन लॉ या पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट क्या होता है। डाल्टन लॉ को ही पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है? डाल्टन लॉ ये कहते हैं कि किसी मिक्स एयर में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो सारे मिक्स है एक दूसरे से। तो यही कहता है डाल्टन लॉ कि जो एटमॉस्फेयर में जो मिक्स गैस है, उसका टोटल प्रेशर क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट या प्रत्येक गैस के पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? मान लेते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और CO2 है और प्लस नाइट्रोजन भी है। ठीक है दोस्तों, जुकाम हुआ है, आप लोग कोऑपरेट करिएगा। तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारे एयर के साथ मिक्स है। तो ये कहता है कि जो इन सब का प्रेशर होता है, जो टोटल प्रेशर होता है, वो प्रेशर किसके बराबर होगा? ये ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के और प्लस
नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर के योग के बराबर हो जाएगा इस पूरे एयर का प्रेशर यानी टोटल प्रेशर। यानी हम इस वजह से कह सकते हैं, इधर मिटा दो, इस वजह से हम कह सकते हैं, ये मिटा देता हूं आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ध्यान देना दोस्तों, तो टोटल प्रेशर हो जाएगा, टोटल प्रेशर बराबर PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। यानी टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर यदि बात करें एयर की, तो ये किसका सम हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। यही है डाल्टन लॉ। अब ये हम पढ़ते क्यों हैं, पार्शियल प्रेशर के बारे में हम पढ़ते क्यों हैं दोस्तों? होता क्या है, ध्यान देना, ये गैस सेक्शन पढ़ाऊंगा अभी। होता क्या है, मान लेते हैं ये लंग है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल्स है, और यहाँ पे आप जानते हैं कि लंग में क्या पाया जाता है, एल्वियोली पाया जाता है, इसको बोलते हैं एल्वियोली। एल्वियोली की एक खासियत होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। होता क्या है, यहाँ पे जो एयर आती है उसमें मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर ज्यादा है या टोटल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा यानी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये मान लेते हैं हमारा ब्लड वेसल से यानी नसें हैं, क्या है, नसें या फिर ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल से जब ब्लड निकल रहा होता है तो वहां पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन या प्रेशर बहुत कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। तो हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की तरफ जो गैस होती है वो आती है, और ये जो प्रक्रिया होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसों का आना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। हिंदी में इसे परासरण बोलते हैं। दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको डेल्टन लॉ या पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों पार्शियल प्रेशर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है कोई बिंदु पर एयर का, वह किसके योग के बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का योग होता है। जैसे ही एयर हमारे नाक के थ्रू हमारे लंग के एल्वियोली में आता है तो वहां पे जो टोटल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। हालांकि नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन ब्लड में एंटर नहीं होता है। जितना नाइट्रोजन हम एंटर करते हैं अपने लंग में उतना ही नाइट्रोजन हम अपने लंग से या फेफड़े से बाहर निकाल देते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है उसका हमारे लंग में कोई डिफ्यूजन नहीं होता है। नाइट्रोजन जो हमारे लंग में आता है उतना ही मात्रा में लंग से बाहर चला जाता है। तो यही कारण है कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, डेल्टन लॉ पढ़ा रहा था। तो डेल्टन लॉ आपने समझ लिया, चलिए इसको मिटा देता हूं। अब हम जान लेते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन ब्लड। दोस्तों जो गैस होती है उसका हमारे ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे जाती है, वो प्रक्रिया समझ लेते हैं। ये सारी चीजें मिटा देता हूं मैं। अब हम प्रक्रिया समझते हैं। दोस्तों जो गैस होती है वह किसके माध्यम से हमारे पूरे कोशिका में पहुंचती है, इसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से हमारे पूरे कोशिका में क्या पहुंच जाता है, गैस पहुंच जाता है। तो ब्लड के माध्यम से जो मान लेते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का 97% जो होता है हिस्सा वह किसके माध्यम से जाता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से जाता है। और यह जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है Hb+O2, तो
HbO2 बना लेता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बाकी जो रिमेनिंग 3% है वो किसके माध्यम से जाता है? प्लाज्मा के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्लाज्मा के माध्यम से जाता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो आपने समझ लिया। अब हम जानते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के। CO2 इसमें जो होता है 7% जो हिस्सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किसके माध्यम से जाता है? प्लाज्मा के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्लाज्मा के माध्यम से। इसके बाद जो 23% है हिस्सा, 23%, वो किसके माध्यम से जाता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से जाता है। अब जब ये हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो ये क्या बना लाता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है। और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन क्या होता है? HbCO2। इसे कहते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है? और इसमें बाकी का जो 70% है, 70% ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो आपने देख लिया ऑक्सीजन का 97% हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। बाकी 3%, ये 3% कर लीजिए, जो 3% है वो प्लाज्मा के साथ। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का 7% प्लाज्मा के साथ और 23% हीमोग्लोबिन के साथ और 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में क्या करता है? गमन करता है। किसके साथ? ब्लड के साथ। तो ये रहा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस इन द ब्लड। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अगला कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इसको मिटा देता हूं। इसमें कुछ डिजीज हैं दोस्तों, उसको समझने से पहले थोड़ी सी लंग के बारे में और हम जान लेते हैं, यानी फेफड़े के बारे में और जान लेते हैं। यहां पे दिखाई दे रहा है? ठीक है दोस्तों, ये जो लंग है यानी फेफड़ा है, यहां पे लिख देता हूं लंग। ये जो फेफड़ा है दोस्तों, ये कहाँ पाया जाता है? हमारे थोरेक्सिक कैविटी में पाया जाता है, यानी वक्ष गुहा में पाया जाता है। और ये किससे कवर होता है? रिब्स यानी पसलियों से कवर होता है। इसको सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? रिब्स करती हैं, पसलियां करती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके रंग यानी कलर की। तो यह कलर किस कलर का होता है? गुलाबी कलर का होता है। और इसका जो लेयर होता है यह एक मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसे कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन, दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है जो इसे सुरक्षा प्रोवाइड कराता है। यदि झटका कोई लगता है तो उस झटके को सह लेता है। तो इस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड या प्लूरा फ्लूइड भी बोलते हैं। क्लियर है? ये हो गया आपका ट्रैकिया, ये हो गया ब्रॉन्ची, और ये हो गया ब्रांचियोली, ऐसे। ठीक है? और यहाँ पे होता है आपका एल्वियोली। क्या होता है? एल्वियोली। इसके कलर की बात आपने जान लिया। एल्वियोली का क्या फंक्शन होता है ये भी जान लिया। कौन सा मेम्ब्रेन होता है जो इसे सुरक्षा प्रोवाइड कराता है ये भी जान लिया। अब हम जान लेते हैं दोस्तों लास्ट में कि ये जो लंग है या फेफड़ा होता है, चलो इसको बने रहने दो। जो लंग यानी फेफड़ा होता है, इसमें बीमारियां क्या होती हैं? कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो पहली बीमारियां होती है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है? ये जो नली होती है दोस्तों, ये नली ये जो नली होती है ब्रोंकी की या फिर ब्रोंकियोलस की, ये नली क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। जब पतली हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गैस का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा
उस कंडीशन में आपको घबराहट होगी सांस लेने में, दर्द भी होगा और बेचैनी, तमाम प्रकार की समस्या आने लगती हैं। तो अस्थमा बीमारी में क्या होता है, खांसी भी हो जाती है, खांसी भी आने लगती है। ठीक है, तो खांसी आना, बलगम आना, या फिर कह सकते हैं कि चेस्ट में पेन होना, घबराहट होना, ये सारी समस्या क्या आ जाती है, अस्थमा रोग में आ जाती है। दूसरी बीमारी होती है निमोनिया। निमोनिया एक प्रकार का इन्फेक्टियस डिजीज होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, और जिस बैक्टीरिया से निमोनिया रोग होता है उस बैक्टीरिया का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। यह बैक्टीरिया क्या होता है दोस्तों, हमारे लंग में जाकर के सूजन पैदा कर देता है, एल्वियोली में जाकर के सूजन पैदा करता है, जिसकी वजह से हमें तेज बुखार हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है और हमारा वजन भी कम होने लगता है। ठीक है, निमोनिया के बारे में आपने जान लिया। अब तीसरी बीमारी है दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि इस बीमारी में यह भी एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया से ही होता है, जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी आने लगता है और लगभग 3 से 4 वीक तक खांसी आपकी बनी रहती है। तो आपने जान लिया दोस्तों कि लंग यानी फेफड़े में किस प्रकार के रोग होते हैं। तो दोस्तों इस क्लास को, इस चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।